नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टेक चौपाल पर। दोस्तों, बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी लगने पर 900 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्च आएगा अगर 0% पर भी फिटमेंट दिया जाए तो। दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रही हैं मैनेजमेंट साइड से जो 5 तारीख को मीटिंग हुई थी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 5 मार्च को मीटिंग होनी थी थर्ड पीआरसी को लेकर के, वेज नेगोशिएशन और एम्प्लॉइयों के बीच में। तो उसका मिनट्स निकल के आए हैं कि क्या-क्या बातें हुई थी, उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड निकल के आया था कि किन-किन मुद्दों पर बात हुआ था और उसमें से क्या बातें निकल के आई थी। उन्हीं बातों में से दोस्तों मैनेजमेंट बोल रहा है कि लगभग 900 करोड़ सालाना का एक्स्ट्रा खर्च आएगा अगर 0% फिटमेंट पर भी थर्ड पीआरसी बीएसएनएल में लागू किया जाए। तो दोस्तों, यही मिनट्स को देखने के लिए चलिए हम लोग थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं कि क्या-क्या बात हुई थी 5 मार्च को और आगे मैनेजमेंट ने सभी कर्मचारियों या फिर कर्मचारी यूनियनों से मांगा है कि आप वो ब्यौरा तैयार करके लाएं। तो उसके बारे में डिटेल से आगे दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और आपकी क्या राय है थर्ड पीआरसी को लेकर के आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले चल लेते हैं बीएसएनएल ईयू की ऑफिशियल साइट पे। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस समय हम हैं बीएसएनएल ईयू की ऑफिशियल साइट पे। और दोस्तों यहाँ आने के बाद आप देखेंगे बीएसएनएल ईयू की ऑफिशियल साइट पे, आप यहाँ आने के बाद देखेंगे मैनेजमेंट इशू मिनट्स ऑफ द वेज रिवीजन कमेटी मीटिंग हेल्ड ऑन 5 मार्च 2024। तो सबसे पहले हम लोग उसमें मिनट्स देख लेते हैं कि क्या उसमें निकल के बातें आई हैं। यहाँ पे दोस्तों आप आएंगे तो इसमें कुछ बातें कही गई हैं कि पीछे क्या बातें हो चुकी हैं ऑलरेडी इस मुद्दे पे, उस सब के बारे में हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो सबसे पहले वही सबका वेलकमिंग स्पीच हुआ, ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहा कि एमओएम ऑफ प्रीवियस मीटिंग, मतलब इस मीटिंग के पहले क्या-क्या बातें हुई थी, उन सब चीज़ों पे थोड़ा-सा यहाँ पे दिया गया है। देयर आफ्टर मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग हेल्ड ऑन 28th ऑफ नवंबर 2022। 2022 में एक मीटिंग हुई थी एंड 2nd ऑफ दिसंबर 2022, 2 मीटिंग पीछे हुई थी। वर परस्यूड टू रिकॉल द डिस्कशन हेल्ड सो फार, मतलब उसको रिकॉल किया गया था कि उस समय क्या-क्या बातें हुई थी। इट वाज stated that the new pay scale proposed in the meeting held on 28th of नवंबर 2022, मतलब कि जैसा कि मैनेजमेंट साइड ने एक नया पे स्केल दिया था। कब दोस्तों? 28 नवंबर 2022 को एक मैनेजमेंट साइड ने नया पे स्केल दिया था कि हम अपने तरफ से आप लोगों को ये पे स्केल दे रहे हैं ताकि जो स्टैग्नेशन का प्रॉब्लम है ये सब खत्म हो जाएगा। तो उस पर कुछ समझौता नहीं हुआ था, उस पर कुछ बात नहीं हुई थी। मैनेजमेंट साइड हैड बीन डिजाइंड ऑन द फॉलोइंग ब्रॉड प्रिंसिपल, मतलब उन्होंने 28 तारीख को एक पे स्केल दिया था कर्मचारी यूनियनों को, जो पिछली मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों के स्टैग्नेशन और इन सब मुद्दों को देखते हुए उन्होंने एक पे स्केल प्रपोज किया था, जिसपे बीएसएनएल का जो कर्मचारी यूनियन है वो रेडी नहीं हुआ था। उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। देयर इज नो रिडक्शन इन द पे स्केल ऑफ एनी एम्प्लॉय आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू पे स्केल, मतलब यहाँ पे दोस्तों मैनेजमेंट का कहना है कि जो हमने 22 नवंबर 2022 को 22 मतलब जो पिछले मीटिंग में 28 नवंबर 2022 को जो हमने एक पे स्केल आप लोगों को प्रपोज किया था, ये मीटिंग की बात चल रही है दोस्तों, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट वैसे बता रहा हूं जैसा इन्होंने दिया है। मैनेजमेंट साइड का कहना है कि जो हमने आपको 28 नवंबर 2022 को आपको एक नया पे स्केल आप लोगों को दिया था, उससे किसी भी कर्मचारी का, देखिए क्या लिखा है, एनी एम्प्लॉय आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू पे स्केल, कोई भी आपके जो सैलरी में है कोई भी आपका लॉस नहीं होने वाला है। ऐसा मैनेजमेंट साइड का कहना है कि जो 28 तारीख को हमने पे स्केल आप लोगों के सामने प्रपोज किया था, देयर इज नो रिडक्शन इन पे बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए सिर्फ करेंगे 0% फिटमेंट के साथ, ऐसा जो भी पे स्केल उन्होंने दिया होगा कि उसमें किसी के भी सैलरी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा उनका कहना है। फिर उसके बाद स्टैग्नेशन इन द एग्जिस्टिंग पे स्केल हैज बीन लार्जली एड्रेस्ड, और ये भी इनका कहना है कि जो हमने उस समय पे स्केल दिया था उसमें जो स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम थी वो भी लगभग खत्म हो जाती। ठीक, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि एज पेंशन कंट्रीब्यूशन इज लिंक्ड टू द मैक्सिमम ऑफ पे स्केल, द न्यू पे स्केल हैव बीन डिजाइन ऑप्टिमली टू मिनिमाइज इंक्रीज इन पेंशन कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे दोस्तों इनका कहना है
कि जैसा कि आपको पता है कि जो पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है वो मैक्सिमम पे स्केल पे डिपेंड करता है, मतलब जब आप रिटायर होते हैं तो लास्ट में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। तो ये जो पे स्केल उस समय हमने आप लोगों के सामने प्रपोज किया था, द न्यू पे स्केल have been designed optimally to minimize increase in pension contribution। इन्होंने क्या कहा था कि जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है उसको मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने उस हिसाब से जो है वो उस समय एक पे बैंड दिया हुआ था। शायद मैं उसको सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूं, बट मोटा मोटी कहना इनका दोस्तों यही था। उसके बाद दोस्तों इनका कहना क्या है कि फाइनेंशियल बर्डन हैज टू बी मिनिमम, कि जो मैंने 28 नवंबर को आप लोगों को पे स्केल दिया था उसमें आपके सैलरी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बेसिक प्लस डीए रहेगा। उसके साथ जितने भी स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम है लगभग लगभग सब खत्म हो जाएगी। और जो पेंशन कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम पे स्केल से वो डिसाइड होता है, तो न्यू पे स्केल हैव बीन डिजाइन ऑप्टिमली टू मिनिमाइज इंक्रीज इन पेंशन कंट्रीब्यूशन। इनका कहना यह है कि हमने जो पे बैंड उस समय दिया था, क्योंकि जो आपका पेंशन होता है वो मैक्सिमम पे स्केल से डिसाइडेड होता है, तो हमने उसको इस तरीके से बनाया था ताकि जो पेंशन कंट्रीब्यूशन में कंपनी का जो पैसा जाता है उसको कम किया जा सके, ऐसा इनका कहना है। फाइनेंशियल बर्डन हैज टू बी मिनिमम सो एज टू मेक द प्रपोजल वायबल एज एनी एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन इज टू बी मेड ओनली फ्रॉम इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। मतलब इनका कहना है कि जो हमने पे स्केल दिया था उसमें ये सारी मुद्दे हो जाती सॉल्व, और उसके साथ ही साथ कंपनी पे ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आता। तो ये दोस्तों अब तक की बात ये हुई कि पीछे जो 28 नवंबर 2022 को मीटिंग हुई थी उसमें मैनेजमेंट साइड ने एक पे स्केल अपने साइड से बना के दिया था इनको कि हमने ये दिया हुआ है, आप इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, ठीक। और उसके बाद दोस्तों इनका क्या कहना है कि उसमें जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी उसमें, इनका कहना है कि इट वाज इन्फॉर्म दैट द पे स्केल 2007 वर डिजाइन एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। इनका कहना है कि जब 2007 में सेकेंड पीआरसी लगा था तो उस समय जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था मिनिमम पे स्केल में 1.91 से लेकर के 1.94 उस समय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था, और जो मैक्सिमम पे स्केल था उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या था दोस्तों 2.30 से लेकर के 2.53 था। इनका ये कहना है, ठीक। 2007 में जब सेकेंड पीआरसी लगा था तो उस समय मल्टीप्लिकेशन मिनिमम के लिए ये था और मैक्सिमम के लिए ये था। और इनका कहना है कि जो हमने नया पे स्केल दिया आपको, द न्यू पे स्केल प्रपोज्ड बाय मैनेजमेंट साइड आर डिजाइन्ड एज बिलो, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आप 2.20 to 2.45 हैज बीन यूज्ड फॉर द मिनिमम ऑफ द पे स्केल। मतलब उस समय जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मैक्सिमम के लिए मिनिमम के लिए क्या था 1.91, और इन्होंने थर्ड पीआरसी में उसको बढ़ा के क्या किया 2.20, ऐसा इनका कहना है। उसके बाद जो मैक्सिमम पे स्केल था उस समय जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था क्या था 2.30, उसको इन्होंने किया कितना 2.40, ये इनका कहना है, ठीक। तो ये जो नया पे स्केल है ये है मिनिमम और मैक्सिमम, और ये पुराना 2007 में जो दिया गया था वो, मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि जब 2007 में पे रिवीजन हुआ था तो उस समय मिनिमम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.91 था, और अभी जो हमने आपको दिया है वो उसका मिनिमम कितना है 2.20 है, और जो उस समय मैक्सिमम क्या था 2.30 था, और अभी मैक्सिमम कितना रखे हैं 2.40। और उस समय जो स्पैन ऑफ स्केल था वो 18 स्टेज थे, और इस बार जो स्पैन ऑफ पे स्केल है वो कितने हैं 18 से 28 स्टेजेस है। ये यहां तक अभी क्लियर हुआ, ठीक। इतना अभी बात हुई कि हमने जो आपको 28 नवंबर 2022 को एक पे स्केल प्रपोज किया था उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और फिर जो उस समय 2007 में आप लोगों को दिया गया था उसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ये था, और अभी जो हमने आपके सामने प्रपोज किया है ये सब दोस्तों अभी तक मैनेजमेंट साइड बोल रहा है, ठीक। अभी उसमें हमने इतना दिया हुआ है। उसके बाद फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या था, फाइनेंशियल इम्पैक्ट इसका क्या पड़ेगा वो, स्टाफ साइड वाज इन्फॉर्म्ड दैट, फिर इसके बाद स्टाफ साइड ने क्या बोला, न्यू पे स्केल हैव बीन डिजाइन टू टेक, सॉरी ये अभी तक मैनेजमेंट साइड ही बोल रहा है कि जो नया पे स्केल है वो ऐसा डिजाइन किया गया है ताकि जो स्टैग्नेशन प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए, क्योंकि आज भी बीएसएनएल में जो नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी हैं वो मैक्सिमम लोगों का जो पे है वो मैक्सिमम पहुंच गया है, वहीं पे रुका हुआ है कई सालों से। उसका डेटा भी इन्होंने दिया है कि कितने लोगों का रुका हुआ है।
द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू पे स्केल विल रिजल्ट इन एडिशनल बर्डन ऑफ इंक्रीज पेंशन कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ एब्जॉर्बी एंड इंक्रीज ईपीएफ कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ डायरेक्टली रिक्रूटीज हु आर अंडर स्टैग्नेशन। इनका कहना क्या है कि जो नया पे स्केल है उससे रिजल्ट में क्या होगा कि हमें पेंशन कंट्रीब्यूशन में भी ज़्यादा पैसा देना होगा, और जो जो एब्जॉर्बी हैं उनका पेंशन कंट्रीब्यूशन में भी ज़्यादा पैसा देना होगा, और ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में भी क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। जो नए एम्प्लॉय आए हुए हैं बीएसएनएल रिक्रूटी जिनका ईपीएफ करता है वो भी कंपनी के ऊपर बढ़ जाएगा उसका खर्चा। देयर आर नंबर ऑफ सीपीएसयूज, मतलब बहुत सारे पीएसयूज हैं विच आर लॉस मेकिंग एंड गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड इन टोटली whatever proposal joint committee recommends should be with minimum financial implication। मतलब इनका कहना ये है कि हमने जो पे स्केल आप लोगों को उस समय दिया था उसमें स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम तो खत्म हो जानी है मैक्सिमम, और उसके अलावा कंपनी पे काफ़ी लोड पड़ेगा ईपीएफ का और पेंशन कंट्रीब्यूशन का। और ऐसा रूल है, ऐसा सीपीएसयूज जो लॉस मेकिंग है उनके लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है कि उनको वैसे भी तो जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आती उनको पीआरसी नहीं दे सकती, लेकिन उसके अलावा देर आर अ नंबर ऑफ सीपीएसयूज विच आर लॉस मेकिंग एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड। अगर वो लॉस मेकिंग है तो उसके बाद गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, टोटली गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि उनको देना है कि नहीं देना है। वाट ओवर प्रपोजल ज्वाइंट कमेटी रिकमेंड, जो भी प्रपोजल ये ज्वाइंट कमेटी देती है, वेज नेगोशिएशन कमेटी और एम्प्लॉई यूनियनों के बीच में जो भी प्रपोजल देती है, शुड बी विथ मिनिमम फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, वो मिनिमम उसका फाइनेंशियल बर्डन कंपनी पे होना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा हुआ है और उसकी रूल है, ऐसा इनका कहना है। आगे दोस्तों देखते हैं बीएसएनएल में अगर देखा जाए अभी जो टोटल नंबर ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव जो एब्जॉर्बी जो डीओटी से आए हुए हैं वो इस समय 18,515 हैं, और जो बीएसएनएल रिक्रूटी नॉन एग्जीक्यूटिव है वो कितना है 14,491। टोटल नंबर ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव एज एट डेट 2021 में टोटल इतने थे। टोटल नंबर ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव जो स्टैग्नेटिंग में है 9,205 लोग हैं, मतलब कि 9,205 जो लोग हैं वो इस समय स्टैग्नेशन में चल रहे हैं, मतलब टोटल लगभग 28% यहाँ पे ये दिया हुआ है। 2021 का डेटा है दोस्तों, ये 2021 का डेटा है। अब आगे बात करें अगर कि जो लेटेस्ट डेटा निकल के आया 2024 का 1 जनवरी 2024 का, उसके हिसाब से दोस्तों लगभग इधर कितने थे दोस्तों स्टैग्नेटेड 9,205 लोग थे, और यहाँ पे दोस्तों उनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई 16,435। इतने लोगों का जो है पे एकदम स्टैग्नेट हो चुका है, मतलब मैक्सिमम पे जाके रुक चुका है, अब आगे इनकी कोई भी सैलरी नहीं बढ़ रही है। ठीक, ये यहाँ पे इन्होंने डेटा दिया जिसमें जो एब्जॉर्बी की संख्या 83% है और बीएसएनएल रिक्रूटिंग की संख्या कितना है 22% है। टोटल 54% लगभग जिनका पे स्केल नॉन, मतलब आधे से भी ज्यादा लोगों का जो सैलरी है वो बढ़ना बंद हो चुका है, ये लेटेस्ट डेटा 2024 के हिसाब से। और इन्होंने ये भी दिया कि इतने लोग हर साल लगभग रिटायर हो रहे हैं, 1400 से 1500 लोग रिटायर्ड हो रहे हैं। अब आगे क्या बात निकल के अब डिस्कशन स्टार्ट होता है। ये जितनी भी बातें थी ये पीछे की मीटिंग में क्या हुआ था, और उसके बाद ये कुछ डेटा प्रस्तुत किया गया मैनेजमेंट साइड के द्वारा। अब वहां पे मीटिंग स्टार्ट होती है किसको लेकर के, 5 तारीख को मीटिंग स्टार्ट होती है। उसमें क्या हो, मैनेजमेंट साइड इन्फॉर्म दैट, अब डिस्कशन स्टार्ट होता है। मैनेजमेंट साइड ने कहा स्टैग्नेशन इन नॉन एग्जीक्यूटिव एज ऑन इधर ऊपर 1 फरवरी 2024 इज मच हायर। मतलब मैनेजमेंट का कहना है कि बहुत ज्यादा लोग स्टैग्नेटेड हैं इसमें। नॉन एग्जीक्यूटिव में 54% है और एग्जीक्यूटिव में सिर्फ 2%, मतलब एग्जीक्यूटिव में सिर्फ 2%, अगर 100 में से सिर्फ 2 लोगों का जो पेमेंट है वो बढ़ना बंद हो चुका है। और अगर बात करें यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव में तो 100 में लगभग 54-55 लोगों का सैलरी बढ़ना बंद हो चुका, मतलब स्टैग्नेट हो गया है। ये इनका कहना है मैनेजमेंट साइड का। और उसके बाद क्या कहते हैं, ऑन एन एवरेज 1500 नॉन एग्जीक्यूटिव विल बी रिटायर्ड एवरी ईयर, लगभग 1500 स्टाफ हर साल रिटायर हो रहे हैं। फिर क्या इनका कहना है कि इवन विथ 0% फिटमेंट, अगर 0% फिटमेंट पर भी पीआरसी की बात हो तो एडिशनल फाइनेंशियल आउटगो ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज पेंशन कंट्रीब्यूशन एंड ईपीएफ कंट्रीब्यूशन शुड बी अराउंड 900 करोड़। मतलब अगर 0% फिटमेंट पे भी बात की जाए
मतलब यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट हुआ। मैनेजमेंट साइड ने कहा कि लगभग 54 से 55% लोग स्टैग्नेटेड हैं नॉन एग्जीक्यूटिव में, और वहीं एग्जीक्यूटिव में 2% लोग स्टैग्नेटेड हैं, और लगभग हर साल 1500 लोग रिटायर्ड हो रहे हैं नॉन एग्जीक्यूटिव में। और अगर 0% फिटमेंट पर भी बात आगे बढ़ाई जाए तो लगभग 900 करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन आना है बीएसएनएल पे, ईपीएफ और पेंशन कंट्रीब्यूशन को लेकर के। अब उसके बाद इस पे स्टाफ क्या बोला, जो बीएसएनएल यूनियन के सभी लोग थे उन्होंने क्या बोला कि एम्प्लॉय वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस सिचुएशन ऑफ द कंपनी। सभी यूनियन ने क्या बोला, इसके लिए कर्मचारी थोड़ी ना, अगर बीएसएनएल आज घाटे में है तो उसके लिए कर्मचारी थोड़ी ना दोषी है। सही बात है। कहाँ लोग 5G सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, आज भी बीएसएनएल 3G पे चल रहा है बहुत सारे जगहों पे, और बहुत सारे जगहों पे 2G पे चल रहा है। तो कौन आएगा उसको लेने के लिए? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बीएसएनएल में नहीं है, जिसके कारण ये जो जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी का बूम आया, ये डिजिटल चीज़ों का, तो उस समय तो बीएसएनएल के पास 2G 3G ही था। तो लोग 5G 4G खरीदने जाएंगे कि 2G 3G खरीदने जाएंगे? तो इसके लिए एम्प्लॉय थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद दोस्तों एम्प्लॉय का क्या कहना है, द पे स्केल फाइनलाइज इन द मीटिंग हेल्ड ऑन 27th ऑफ July 2018 through consensus should be implemented by the management। एम्प्लॉय साइड का क्या कहना है कि जो हमने 27 तारीख को आप लोगों को बोला था 2018 में, जो उस समय हमने आप लोग को दिया था पे स्केल, उसी को आप फाइनल करिए। हमें 2022 वाले से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। फिर क्या हुआ, पे स्केल स्पैम ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव शुड बी एट पर विथ द पे स्केल स्पैम ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो वो स्पैन था 18, तो वो इन्होंने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव का रहेगा वही आप स्पैन मुझे भी दीजिए, हम लोगों को भी दीजिए। प्रपोज्ड स्केल डिड नॉट एड्रेस ऑल केसेस ऑफ स्टैग्नेशन एंड पे एनोमली। फिर स्टाफ साइड का मोटा मोटी ये कहना था कि जो कंपनी लॉस में है उसमें स्टाफ की कोई गलती नहीं है, और जो हम लोगों ने 2018 में पे बैंड फाइनल किया था उसी को आप इम्प्लीमेंट करिए, और जो पे स्केल स्पैन रहेगा एग्जीक्यूटिव का वही आप नॉन एग्जीक्यूटिव का भी करिए। और जो आपने स्केल प्रपोज किया है, जो आपने 2022 में ऐसा जो आप कह रहे हैं कि हम स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम खत्म कर देंगे, जो हम लोगों ने आपको प्रपोज किया है, उससे जो स्टैग्नेशन की समस्या है वो पूरी खत्म होने वाली नहीं है। ये दोस्तों किन्होंने बोला, ये स्टाफ साइड ने इतनी चीजें बोली। फिर इसके बाद क्या हुआ, इट वाज एग्रीड दैट स्टाफ साइड विल प्रोवाइड डेटा। फिर उसके बाद मैनेजमेंट एग्री हुआ कि स्टाफ साइड जो है कुछ डेटा उनको प्रोवाइड करेगा, स्टैग्नेशन और इन सब चीज़ों को लेकर के डेटा उनको प्रोवाइड करेगा। पे लॉस, पे एनोमली एंड स्टैग्नेशन 15 मार्च मतलब कल तक, 15 मार्च तक जो भी यूनियन है वो उनको डेटा प्रोवाइड करेगा कि कितने लोगों का लॉस होगा, आप जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 2022 के हिसाब से कितने लोगों का लॉस होगा, कितने लोगों का स्टैग्नेशन नहीं रुकेगा। ये डेटा कर्मचारी यूनियन को देना है, मैनेजमेंट को कब तक, 15 तक देना है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, वहाँ पे मीटिंग वहाँ की ख़त्म हुई और अगली डेट 22 तारीख को दी गई। तो ये दोस्तों मोटा मोटी था यहाँ पे निकल के आया, जो 5 तारीख को मीटिंग हुई थी। और फिर आगे जो 22 तारीख की मीटिंग रहेगी उसके बारे में भी आप लोगों को मैं पूरा डिटेल से ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता रहूँगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।